सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे चलो पढ़ाई करें चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबा दें ताकि भविष्य में आने वाले सभी पाठों की नोटिफिकेशन व जानकारी उनको मिलती रहे। पाठ संख्या 2। पाठ का नाम संश्लेषित रेशें और प्लास्टिक्स। हम जानते हैं कि जो कपड़े हम पहनते हैं वे प्राकृतिक या कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। रेशों का उपयोग विविध प्रकार के घरेलू वस्तुओं के निर्माण में भी किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि किन वस्तुओं का किन प्रकार के रेशों से निर्माण किया जाता है। आपने देखा कि कुछ वस्तुएं प्राकृतिक रेशों से तथा कुछ कृत्रिम रेशों से बनाई जाती हैं। कृत्रिम रेशों मनुष्यों द्वारा रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें कृत्रिम या संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे कहते हैं। अंग्रेजी में इन्हें सिंथेटिक फाइबर्स भी कहा जाता है, जिसके प्रकार हैं रेयॉन, नायलॉन, डेक्रॉन, टेरालिन, डरवन आदि संश्लेषित रेशे हैं। संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र अधिक टिकाऊ नहीं होते हैं, इनमें सिकुड़न नहीं आती, वे बहुत जल्दी सूख जाते हैं तथा इनकी इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपने विशेष अवसरों पर लोगों को जरी लगे वस्त्रों को पहने तो देखा होगा। जरी तांबे के तार पर सोने या चांदी की परत चढ़ाकर बनाई जाती है। संश्लेषित रेशे क्या है, चलिए जानते हैं। आपने मोतियों की माला को देखा होगा। जिस प्रकार माला में धागे से जुड़े मनकों के कारण उनकी बनावट एक सी दिखाई देती है, ऐसे ही संश्लेषित रेशों में भी छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला होती है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, जिसकी प्रत्येक छोटी इकाई एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की छोटी छोटी इकाइयों को मिलाकर एक बड़ी इकाई बनती है जो बहुलक या पॉलीमर कहलाती है। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है, यानी वो एक पॉलीमर है जो सेल्यूलोज भी कहलाता है। सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों से बनता है। रबर, रेशम आदि बहुलक है, यानी पॉलीमर। इसी प्रकार मनुष्यों द्वारा कारखाने में बनाए गए प्लास्टिक जैसे पाइप, बोतल, बाल्टियाँ आदि भी बहुलक से ही बनती हैं। चलिए जानते हैं संश्लेषित रेशों के प्रकार क्या क्या हैं। पहला प्रकार रेयॉन। आप जानते हैं कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इससे बने कपड़ों की बुनावट बहुत सुंदर होती है तथा यह बहुत महंगा भी होता है, इसलिए रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने का प्रयास किया गया। 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने रेशम के समान गुण वाले रेशों को प्राप्त करने में सफलता पाई थी, जिसे रेयॉन या कृत्रिम रेशम कहा जाता है। यह काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त मानव निर्मित रेशा है, जो रेशम से सस्ता होता है। इसे बनाने में किसी प्राकृतिक कच्चे माल जैसे पौधे या जंतु का उपयोग नहीं किया जाता, अतः यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। यह मजबूत, हल्का, प्रायस्थ और चमकीला रेशा है, जो धुलाई में आसानी के कारण कपड़ों के निर्माण में अत्यधिक प्रचलित है। इसकी मजबूती के कारण इसे पैराशूट, रस्सी, मोजे, ब्रश, पर्दे आदि बनाने में उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा पॉलिएस्टर भी एक कृत्रिम रेशा का प्रकार है। इस रेशे से बने कपड़ों पर सिलवटें नहीं पड़ती और यह सरलता से धुल जाते हैं। टेरालिन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। यह बहुत महीन रेशे से खींचे जा सकते हैं। इसी प्रकार पेट एक पॉलिएस्टर है जिसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार व अन्य उपयोगी सामग्री बनाने में किया जाता है। पॉलिएस्टर दो शब्दों से जुड़कर बना है, पॉली व एस्टर। वास्तव में एक रसायन ईस्टर की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है, अर्थात पॉलिएस्टर एस्टर का बहुलक है। इससे बने कपड़े पॉलीकोट, पॉलीवुल, टेराकोट आदि नामों से बेचे जाते हैं। पॉलीकोट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है, जबकि पॉलीवुल पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। अब जानते हैं एक्रेलिक के बारे में। हम सर्दियों में स्वेटर, शॉल, कंबल आदि का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ प्राकृतिक और कुछ संश्लेषित रेशों से बने रहते हैं, जो कि एक्रेलिक कहलाते हैं। इनसे बने वस्त्र अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ तथा पहुँच के भीतर होने के कारण अधिक लोकप्रिय हैं। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। आपने प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेशों को जलाकर देखने वाले क्रियाकल्प जरूर किए होंगे।
आपने देखा होगा कि कृत्रिम रेशों को गर्म करने पर वह पिघल जाते हैं। यह इनका एक हानिकारक गुण है। यदि इन कपड़ों में आग लग जाती है तो वे पिघलकर पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाते हैं। आपने देखा होगा हम अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक से बनी कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं। अब प्लास्टिक के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करते हैं। संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक तरह का बहुलक या पॉलीमर है। सभी प्रकार के प्लास्टिक में उनकी इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती, या रेखीय या तर्कबद्ध होती है। प्लास्टिक की वस्तुएं अलग अलग आकारों एवं साइज़ों में मिलती हैं, क्योंकि प्लास्टिक को आसानी से सांचे में ढालकर कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक को पुनः चक्रण या रिसाइकल भी किया जा सकता है। प्लास्टिक को रंगा या पिघलाया भी जा सकता है। इसे बेलकर चादरों में बदला जा सकता है अथवा इनकी तारें बनाई जा सकती हैं। इसलिए इसके इतने प्रकार के उपयोग हैं। पॉलीथिलीन, जो कि पॉली और इथीन से बनकर बनता है, वह भी प्लास्टिक का ही एक उदाहरण है, जो पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम में आता है। आपने देखा कि कुछ वस्तुएं गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाती हैं और विकृत हो जाती हैं। ऐसा प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। इसका उदाहरण पॉलीथिलीन, पीवीसी, इनका उपयोग खिलौने, कंघी, बर्तन आदि बनाने में भी होता है। कुछ वस्तुएं ऐसे प्लास्टिक से भी बनी होती हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें गर्म करने पर भी नरम नहीं किया जा सकता। ये प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं, जिसका उदाहरण बेकेलाइट और मेलामाइन है। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए यह बिजली के स्विच, बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम में आता है। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की इसमें क्षमता अधिक होती है। इसका उपयोग फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तनें, अग्नि प्रतिरोधक कपड़े आदि बनाने में किया जाता है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल नहीं चिपकता, इसलिए भोजन पकाने वाले पात्रों में ना चिपकने वाली परत लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुणों की भी जानकारी ले लेते हैं। प्लास्टिक का उपयोग हम जूते, चप्पल से लेकर फर्नीचर बनाने तक में करते हैं। खाने की चीज़ों के रखने के लिए भी हम प्लास्टिक से बने पात्रों का उपयोग करते हैं। सोचिए, इसका इतना अधिक उपयोग क्यों किया जाता है। आइए प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुणों को जानते हैं। पहला, प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। प्लास्टिक जल तथा वायु से अभिक्रिया नहीं करते। इनका संरक्षण आसानी से नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के पदार्थों तथा रसायनों को रखने में किया जाता है। दूसरा, प्लास्टिक हल्का तथा मजबूत होता है। प्लास्टिक हल्का तथा प्रबल होता है, इसलिए इनसे बनी वस्तुओं का भार तथा कीमत कम होती है तथा सामर्थ्य अधिक होता है और इसका उपयोग आसानी से किया जा सकता है। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण इनका उपयोग वायुयानों या अंतरिक्ष यानों में भी होता है। तीसरा गुण, प्लास्टिक कुचालक होता है। ये ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, इसलिए इनका उपयोग खाना बनाने के बर्तनों व उनके हत्थों तथा बिजली के तार के कवर बनाने में भी किया जाता है। प्लास्टिक और पर्यावरण का क्या संबंध है, आइए जानते हैं। हम सब जानते हैं कि दैनिक जीवन में प्लास्टिक की अनेक चीज़ें, थैलियाँ आदि वगैरह का उपयोग किया जाता है, जिससे हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा भी इकट्ठा हो जाता है और घरों से यह कचरा निकालकर सार्वजनिक कूड़ेदानों में, नालियों, सड़कों के किनारे, मैदानों में इकट्ठा हो जाता है। अतः प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रमुख समस्या बन गई है। आपने कक्षा 6 में जैव निम्नीकरणीय तथा जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में पढ़ा है। ये पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया से, जैसे सूक्ष्म जीवों द्वारा आदि की क्रिया से अपघटित हो जाते हैं, उन्हें जैव निम्नीकरणीय कहते हैं तथा वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं से सरलता से अपघटित नहीं होते हैं, उन्हें जैव अनिम्नीकरणीय कहा जाता है। प्लास्टिक को अपघटित होने में कई वर्षों का समय लगता है, इसलिए यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन गया है। यदि इसे जलाया जाता है तो वह भारी मात्रा में विषैले धुएं का उत्सर्जन करता है और पर्यावरण को प्रदूषित करता है। ज़रा सोचिए, इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जा सकता है। कुछ शहरों तथा गांवों में ग्राम पंचायत तथा ग्राम पालिकाएँ कचरे को एकत्रित करने के लिए 2 अलग अलग कूड़ेदानों का प्रयोग करती हैं। प्रायः एक का रंग नीला व दूसरे का रंग हरा होता है।
नीले कूड़ेदान में पुनः उपयोग की जाने वाली चीज़ों को पदार्थ को डाला जाता है, जैसे प्लास्टिक, धातुएं व कांच। वहीं हरे कूड़ेदान का इस्तेमाल रसोई घर, पादप तथा जंतु अपशिष्टों को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। आप जानते हैं वे अपशिष्ट जो मिट्टी में दबाने पर पूर्णतः अपघटित हो जाते हैं, उन्हें जैव निम्नीकरणीय या बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। कुछ उपाय हो सकते हैं जिनसे प्लास्टिक के उपयोगों से बचा जा सकता है। यथासंभव कपास व जूट की बनी थैलियों का उपयोग कीजिए व प्लास्टिक के उपयोगों से बचिए। अपशिष्ट को जैव निम्नीकरणीय तथा जैव अनिम्नीकरणीय में अलग अलग कर उसका निस्तारण कीजिए। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनःचक्रित किया जा सकता है। 4R सिद्धांत को याद रखिए। उपयोग कम करिए, रिड्यूस, पुनः उपयोग करिए, रीयूज, पुनः चक्रित करिए, रिसाइकल और पुनः प्राप्त करिए, रिकवर। स्वयं में पर्यावरण के हित हेतु आदतें विकसित कीजिए। प्रश्न 1, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? कुछ रेशे संश्लेषित कहलाते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक स्रोतों द्वारा प्राप्त नहीं होते, उन्हें मानव द्वारा बनाया जाता है। संश्लेषित रेशों की कच्ची सामग्री पेट्रो रसायनों से मिलती है जो जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम आदि से बनते हैं। प्रश्न 2, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि इसका उत्तर है ख, उसे कांच लुगदी से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न 3, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, संश्लेषित रेशे खाली स्थान अथवा खाली स्थान रेशे भी कहलाते हैं। ख, संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो खाली स्थान कहलाते हैं। ख, संश्लेषित रेशों की भांति प्लास्टिक भी एक खाली स्थान है। इसका उत्तर है क, मानव निर्मित कृत्रिम रेशे। ख, पेट्रो रसायन। ग, संश्लेषित रेशा। प्रश्न 4, नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशों की प्रबलता दर्शाती हों। इसका उत्तर है 1, पैराशूट, 2, तंबू, 3, रस्सी। प्रश्न 5, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। उत्तर, प्रथम लाभ, यह भोजन पानी वायु से क्रिया नहीं करते। दूसरा, यह मजबूत व हल्के होते हैं। तीसरा, यह विभिन्न आकार, रूप और रंग में उपलब्ध है। प्रश्न 6, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट करिए। उत्तर, थर्मोप्लास्टिक 1, यह आसानी से मुड़ सकता है। थर्मोप्लास्टिक 2, या गर्म करने पर इनका आकार बदल जाता है। थर्मोप्लास्टिक 3, इनका पुनः उपयोग किया जा सकता है। व चौथा, थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर इसे किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है, उदाहरण पीवीसी और पॉलीथिलीन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आसानी से मुड़ नहीं सकते। 2, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का ऊष्मा पर प्रभाव नहीं होता। 3, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स इनका पुनः उपयोग नहीं हो सकता। चौथा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स गर्म करने पर केवल एक बार ही सांचे में ढाले जा सकते हैं, उदाहरण बेकेलाइट व मेलामाइन। प्रश्न 7, समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। क, डेगची के हत्थे। ख, विद्युत प्लग स्विच या प्लग बोर्ड। उत्तर, क, डेगची के हत्थे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं क्योंकि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक अग्नि और ऊष्मा को सह लेता है। ख, विद्युत प्लग स्विच प्लग बोर्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं क्योंकि यह प्लास्टिक विद्युत कुचालक और चिरस्थायी होता है। प्रश्न 8, राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती की कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित? कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। उत्तर, राणा को सूती की कमीजें खरीदनी चाहिए क्योंकि सूती की कमीजें छिद्रयुक्त होती हैं। सूती की कमीजें पसीने सोखकर शरीर को सूखा रखती हैं, जबकि संश्लेषित कमीजें ना तो पसीना सोखती हैं ना ही छिद्रयुक्त होती हैं। प्रश्न 9, उदाहरण देकर प्रदर्शित करिए कि प्लास्टिक की प्रवृत्ति अंग संरक्षक की होती है। उत्तर, प्लास्टिक असंक्षारक है
या पानी हवा आदि से क्रिया नहीं करता, अर्थात संक्षारक नहीं है। उदाहरण के लिए विभिन्न रसायन प्लास्टिक बोतलों में संचित किए जाते हैं। 2. पानी प्लास्टिक की बोतलों में रखा जाता है। 3. अचार और खाद्य पदार्थ प्लास्टिक पात्रों में भंडारित किए जाते हैं। प्रश्न 10. क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और शूक ब्रिस्टल एक ही पदार्थ से बनाना चाहिए? अपना उत्तर स्पष्ट करिए। इसका उत्तर है शूक दांतों की सफाई के लिए है, जबकि हैंडल सहारे के लिए है। शूक नरम, लचीले, मजबूत होने चाहिए, जबकि हैंडल सख्त और मजबूत होना चाहिए। इसलिए ब्रश का हैंडल और शूक विभिन्न पदार्थों से बनाना चाहिए। अगले पाठ की जानकारी हेतु चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।